पाक्षणिक वेग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज इससे आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक हम देखेंगे। नया टॉपिक हमारा है आज का त्वरण। त्वरण क्या है? देखिए, किसी भी पिंड का जो वेग होता है, उस वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी पिंड के वेग में जो परिवर्तन है वो डेल वी हुआ है डेल टी समय में, ये और डेल टी जो है वो समय में परिवर्तन है। क्या अभी भी नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों आप तक? अब आ रही है मेरी आवाज? अब तो कट रही है। ठीक है। नवरत्न, अब आवाज आ रही है नवरत्न मेरी? संदीप, नवरत्न, क्या है सर, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है क्या आवाज? यस सर, आ रही। या अब भी कट रही है? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी कट रही है। अभी भी थोड़ी थोड़ी कट रही है। चलो मैं थोड़ा सा यस। कमरे से बाहर निकल के देखता हूँ कि हो सकता है वो यहाँ कमरे के अंदर नेटवर्क की कोई समस्या हो। कमरे से बाहर निकल करके मैं देखता हूँ, वहां अगर नेटवर्क की समस्या नहीं होगी तो हम वहां पर क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। अब आ रही है मेरी आवाज या अभी भी कट रही है? यस सर, आ रही है। नहीं सर, अब नहीं कट रही है। अब आ रही है? ठीक है। हम्म। तो नेटवर्क तो हो सकते थे थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो पढ़ रहे थे उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा था त्वरण के बारे में। किसी भी पिंड के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि किसी पिंड में डेल टी समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन होता है वो डेल वी है। तो ऐसी स्थिति में जो त्वरण है उसका सूत्र होगा ए बराबर डेल वी अपॉन डेल टी। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पिंड में 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है, प्रति सेकंड जो वेग में परिवर्तन होता है, उसे हम उस पिंड का त्वरण कहते हैं। तो दो परिभाषाएं हमारे पास में हो गई। नंबर पहली परिभाषा, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर पिंड का त्वरण कहलाती है। नंबर दो परिभाषा, किसी भी पिंड में 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन को हम उसका त्वरण कहते हैं। और तीसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात। किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात त्वरण कहलाता है। इसको हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको हम? ए से। अब देखो, अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं तो हमने देखा कि वेग में परिवर्तन डेल वी अपॉन डेल टी, ये हमारे पास में त्वरण का सूत्र आ रहा है। तो डेल वी यानी वेग में परिवर्तन का जो मात्रक होगा वो वही होगा जो वेग का होगा। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और डेल टी जो समय अंतराल है उसका मात्रक ऑलरेडी सेकंड है ही। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, नीचे सेकंड दिया, सेकंड के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। इसको ऊपर हम लेके जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास में ऊपर मीटर प्रति सेकंड तो ऑलरेडी है बच्चों, ये मीटर प्रति सेकंड और सेकंड अपॉन 1 है, ऊपर जाकर के 1 अपॉन सेकंड हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये इसका वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने। अंकित ने दिया था जवाब। यस सर। मीटर प्रति सेकंड का, वेरी गुड बेटा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये इसका
SI मात्रक है, MKS मात्रक भी आप इसको कह सकते हो। और अगर CGS पद्धति में मात्रक निकालना है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो नया मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें सीखी हैं अभी। नंबर 1 की त्वरण की परिभाषा क्या है, जिसमें हमने 3 परिभाषाएं दी। पहली परिभाषा, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नंबर 2 परिभाषा हमने कहा कि किसी भी पिंड के 1 सेकंड में वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। और तीसरी परिभाषा, किसी भी पिंड के वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात त्वरण कहलाता है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये थी कि जो पिंड का त्वरण होता है उसे हम A से डिनोट करते हैं। तीसरी चीज हमने सीखी है कि ये जो त्वरण है इसका जो मात्रक है MKS पद्धति में, SI पद्धति में, वो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और जो CGS पद्धति है उसमें होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी विमा निकालूं तो हमने देखा, अगर मैं इसकी विमा निकालना चाहूं, एक बार फिर से मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूं। आवाज सर सही आ रही हेलो, है तेरी क्लास में। अभी आ रही है? अब आ रही है? हाँ हाँ सर, हाँ सर आ रही है। बीच में आवाज हाँ सर, थोड़ी सी दिक्कत आ सही आ रही है सर। रही थी, इसलिए मैंने वापस रीज्वाइन किया है क्लास को। खैर, कर रहा था वापस उसी पर मैं आता हूँ। मैं बारे में बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि भाषा है वो हमारे पास में कुछ विशिष्ट परिभाषाएं मैंने दी थी। मैंने पहली परिभाषा आपको कहा था, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो हमने दी थी वो ये दी थी कि किसी भी पिंड के 1 सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। तीसरी परिभाषा कहा था, पिंड के लिए वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय त्वरण कहलाता है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि किसी भी पिंड के त्वरण का जो मात्रक होता है MKS पद्धति में वो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। त्वरण को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है, स्मॉल a से इसे दर्शाया जाता है। हम बात कर रहे थे इसकी विमा की, तो A का जो सूत्र है त्वरण का वो है डेल V बटा डेल T। तो कोई मुझे डेल V यानी वेग की विमा बता सकता है आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र? L1T-1 वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने। L1T-1, और नीचे हमारे पास में डेल टी दिया हुआ है। डेल टी यानी कि समय अंतराल की विमा होती है T। तो ये आपके पास में हो जाएगा L1T-1 तो ऑलरेडी ऊपर है और T1 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। L1T-1 और ये -1 ऊपर चला, T की पावर 1 जो चला गया ऊपर तो ये भी -1 हो गया। अब आप देख सकते हैं T की पावर -1 और T की पावर -1 दोनों का आधार समान है। आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा L1T-2। तो ये इसकी विमा हो गई L1T-2। M नहीं दिया हुआ है तो M आप लगा सकते हैं, M0 L1T-2। तो इस प्रकार से हम इसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम चलें तो नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो है त्वरण। जो राशि है वो एक सदिश राशि है, यानी त्वरण को व्यक्त करने के लिए आपको इसके मान की तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ में आपको इसकी दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि हमने कहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है, तो वेग जो है वो भी एक सदिश राशि है। तो वेग में जो परिवर्तन होगा वो 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1, वेग का मान चेंज हो जाए, वेग के परिमाण में परिवर्तन हो। नंबर 2, वेग की दिशा में परिवर्तन हो। और नंबर 3 जो है वो वेग के परिमाण और दिशा दोनों में ही परिवर्तन हो जाए। तो अगर हम इसका उदाहरण लें, सबसे पहले परिमाण में परिवर्तन का उदाहरण लें तो सामान्य रूप से चलती हुई गाड़ियां या जितनी भी वस्तुएं जो सरल रेखा में गति करती हुई आपने देखी होंगी, उन सब में आपने देखा होगा कि उसका जो मान है, उसका जो वेग है, स्पीड जो है वो लगातार चेंज होती रहती है। अगर मैं वृत्तीय गति की बात करूं, अगर कोई पिंड एक समान वेग से वृत्तीय गति में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि पिंड का जो त्वरण है उसमें वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दिशा जो है वो लगातार इसकी बदल रही है। जब भी कोई पिंड किसी सरल रेखा के अनुदिश गति नहीं करके वक्रीय पथ पर गति करता है तो किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा निकालनी हो आपको,
किसी भी बिंदु पर अगर वेग की दिशा निकालनी है तो उस बिंदु पर, जैसे मान लीजिए पिंड इस तरीके से गति कर रहा है और आपको इस बिंदु पर वेग की दिशा, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अगर इस बिंदु पर निकालनी है तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। अगर इस बिंदु पर निकालनी है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो जिस भी बिंदु पर आपको निकालनी है उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई पिंड की बात करें, जो पिंड एक सीधी रेखा में गति कर रहा है लेकिन उसकी जो चाल है, उसका जो चाल का जो मान है वो लगातार बदल रहा है, तो हम इसको ऐसी गति कह सकते हैं जिसमें पिंड का वेग का जो मान है वो तो चेंज हो रहा है लेकिन दिशा चेंज नहीं हो रही है। वृत्तीय गति में जिसमें एक समान मान से गति कर रहा है उसमें दिशा चेंज हो रही है, और कुछ गतियां ऐसी भी होती है जिसमें दिशा भी चेंज होती है और दिशा के साथ साथ जो वेग का मान है वो भी चेंज होता है। तो इस तरीके से त्वरण में जो परिवर्तन है वो 3 प्रकार से हो सकता है। किसी पिंड के वेग के मान में परिवर्तन हो, वेग की दिशा में परिवर्तन हो, और मान और दिशा दोनों में ही परिवर्तन हो। अब अगर हम आगे चर्चा करें तो जैसे औसत त्वरण की मैं बात करूं तो अभी तक जैसे हमने परिभाषाएं दी, वेग की परिभाषा हमने दी है, चाल की परिभाषा दी है, ठीक उसी तरीके से हम क्या कहेंगे, किसी पिंड के वेग में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन और उसमें लगे समय का जो अनुपात है वो कहलाता है पिंड का औसत त्वरण। यानी औसत त्वरण निकालना है तो वेग में जितना भी परिवर्तन हुआ है टोटल परिवर्तन ले लीजिए और उसमें लगा हुआ जो समय अंतराल है वो ले लीजिए, तो उन दोनों का जो अनुपात आपके पास में आएगा ये औसत त्वरण कहलाएगा। और अगर आप किसी विशेष क्षण पर वेग में परिवर्तन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात लेंगे तो वो आपके पास में आएगा ताक्षणिक त्वरण। तो हम कहेंगे यदि किसी विशेष क्षण पर कण का त्वरण ज्ञात किया जा रहा है यानी वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात की जा रही है तो उसे हम पिंड का ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। तो ताक्षणिक त्वरण के लिए हम क्या कहेंगे, किसी विशेष क्षण पर पिंड का त्वरण, किसी विशेष क्षण पर पिंड का त्वरण या किसी विशेष क्षण पर पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। और दूसरी हमने परिभाषा क्या देखी कि किसी पिंड के वेग में कुल परिवर्तन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात औसत त्वरण कहलाता है। अब अगर ताक्षणिक त्वरण के लिए मैं बात करूं तो जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि हमारे पास में था डेल वी बाई डेल टी, तो आप इसमें क्या कहेंगे, हम पहले की तरह कहेंगे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, समय का मान जीरो की ओर अग्रसर है, समय का मान जीरो की ओर अग्रसर है मतलब बहुत छोटा है। और जब समय का मान बहुत छोटा होगा तो डेल को हम क्या लिखेंगे बच्चों, डी डी सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, डेल को हम लिखेंगे डी। जब समय का मान छोटा होगा तो डेफिनेटली वेग में परिवर्तन भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी हम कहेंगे डी वी। तो ताक्षणिक त्वरण के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं डीवी बाई डी टी, यानी वेग समीकरण का अगर टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो उससे भी आप ताक्षणिक त्वरण निकाल सकते हो। अब जैसे हमने पहले बात की थी एक समान वेग और असमान वेग की, उसी तरीके से हम एक समान त्वरण और असमान त्वरण की बात कर सकते हैं। एक समान त्वरण का मतलब क्या है, यदि कोई गतिशील पिंड के वेग में, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वो कांस्टेंट रहता है, परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन हमेशा एक जैसा ही परिवर्तन होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसे हम कहेंगे कि उसका त्वरण कांस्टेंट है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा पिंड जिसके त्वरण का परिमाण और दिशा समय के सापेक्ष नहीं बदलते हैं, नियत रहते हैं, अचर रहते हैं, उन्हें ऐसे पिंडों के त्वरण को एक समान त्वरण का पिंड को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, स्वतंत्रता पूर्वक जब भी किसी पिंड को नीचे गिराया जाता है या ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उस पर केवल एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। मेरी यस बीच सर। में एक कॉल आ गया था इसलिए आवाज कट गई थी, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर की ओर उछालूंगा या नीचे की ओर गिराऊंगा तो उस पर केवल एक बल कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल, जिसका मान होता है m इंटू जी। ऐसे पिंड जो स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करते हैं इनका त्वरण कांस्टेंट रहता है,
इनका त्वरण कांस्टेंट रहता है। और कितना रहता है इनका त्वरण कांस्टेंट? इनका त्वरण जो रहता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। 9.81 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, 9.81 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये अभय प्रताप सिंह हाड़ा कह रहा है हाँ कर रहे हैं। अभय प्रताप सिंह हाड़ा, इसका क्या मीनिंग था बेटा? आवाज कट रही है सर। सर वो पूछ अभी रहा भी था ना आवाज कट फिजिक्स रही का है क्या? होमवर्क कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तो जो मैं बता रहा था उसी पर मैं वापस आता हूं कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर की ओर गति करते हुए पिंड या नीचे की ओर आते हुए पिंड का त्वरण हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति करते हुए पिंड का त्वरण ही एक समान होता है। हर वो पिंड जो कांस्टेंट बल, नियत बल के प्रभाव में गति करता है उसका त्वरण भी नियत रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ही आगे काम आएगा। हर वो पिंड जो नियत बल के प्रभाव में गति करता है उसका त्वरण भी नियत रहता है। पर अभी सामान्य परिभाषा हम क्या कहेंगे? ऐसा गतिशील पिंड, ऐसा गतिशील पिंड जिसके त्वरण का परिमाण यानी कि मान और त्वरण की दिशा दोनों समय के सापेक्ष अपरिवर्ती रहे यानी कि नियत बनी रहे, ऐसे पिंडों के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। दूसरे प्रकार के पिंड वे हो सकते हैं जिनके त्वरण के परिमाण में या दिशा में या दोनों में, परिमाण में, दिशा में या दोनों में समय के सापेक्ष, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, किसी पिंड के त्वरण के परिमाण में, त्वरण की दिशा में या दोनों में समय के सापेक्ष यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे असमान त्वरण से गतिशील पिंड या परिवर्ती त्वरण से गतिशील पिंड। तो एक समान का मतलब क्या है कि जब परिमाण भी कांस्टेंट रहे और दिशा भी नहीं बदले। ये दोनों बात ध्यान रखनी है आपको कि मान नहीं बदल रहा है तो दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, और अगर मान या दिशा दोनों में से कोई एक या दोनों ही बदल रहे हैं तो हम कहेंगे असमान त्वरण से गतिशील पिंड। अब त्वरण की भी कुछ विशिष्ट बातें हैं, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है। तो जो सदिश राशियां होती हैं उनके मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात याद रखना, जब भी सदिश राशि में हम धनात्मक और ऋणात्मक लिखते हैं तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब उनका मान नहीं होता है, उनकी दिशा होती है। आपने यदि राइट दिशा को, सीधे हाथ की दिशा को, दाईं ओर की दिशा को धनात्मक माना है तो बाईं ओर की दिशा को आपको ऋणात्मक लेना होगा। यदि आपने ऊपर की ओर की दिशा को धनात्मक माना है तो आपको नीचे की ओर की जो दिशा है उसको ऋणात्मक लेना होगा। तो सदिश राशियों में धनात्मक और ऋणात्मक इनके मान नहीं होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक का अभिप्राय इनकी दिशा से होता है। ठीक है। एक और चीज है कि यदि किसी पिंड का त्वरण धनात्मक है तो इससे क्या पता चलता है? इससे नंबर एक बात तो ये पता चलती है कि जो पिंड का वेग है वो समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात कि पिंड जिस दिशा में गति कर रहा है बल भी उसी दिशा में लग रहा है। पिंड का जो त्वरण है उस त्वरण का मान अगर धनात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिंड का वेग समय के सापेक्ष बढ़ रहा है, नंबर एक बात। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो पिंड जिस भी दिशा में गति कर रहा है पिंड पर बल भी उसी दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है। दूसरी चीज कि यदि पिंड का त्वरण ऋणात्मक है तो इसका मतलब है उसका वेग समय के सापेक्ष घट रहा है, और इसका मतलब यह भी है कि उस पिंड पर गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपसे, यदि किसी प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि पिंड का त्वरण यह है, ठीक है, तो जो भी मान दिया हुआ है वो काम में लेना ही। लेकिन अगर लिखा हुआ आता है शब्द मंदन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोला मैंने? शब्द मंदन।
तो इसका मतलब है कि उसका त्वरण ऋणात्मक है। यदि किसी पिंड के त्वरण को त्वरण नाम नहीं दे करके मंदन नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका त्वरण कैसा है? ऋणात्मक है। और इसका एक मतलब ये भी है कि इस पिंड की जो भी गति की दिशा है उस दिशा के विपरीत दिशा में एक बल इसकी गति को रोकने वाला यानी अवरोधी बल, जिसे हम प्रतिरोधी बल कहते हैं, कार्य कर रहा है। और इसीलिए सामान्यतः वस्तुएं जब घर्षण बल के प्रभाव में, कौन से बल के प्रभाव में? घर्षण बल के प्रभाव में गति कर घर्षण बल के प्रभाव में गति करेंगे तो घर्षण क्या करता है बच्चों? वेग को बढ़ाता है कि घटाता है? अपने अनुभव के आधार पर बताओ। घटाता है ना। अब जैसे केले के छिलके पर आपका पांव पड़ जाए तो वहां घर्षण कम होता है तो आपका वेग बढ़ जाता है ना। और अगर आप खुरदरी सतह पर कोई चीज को गति कराओ, कैरम खेला आपने? कैरम सभी ने कैरम खेला होगा, है ना। तो उसमें जब आप स्ट्राइकर को तेजी से एक से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या करते हो? घर्षण को कम करने के लिए आप उसमें पाउडर छिड़क देते हो। उस पाउडर से क्या होता है? जो उस कैरम के दरारें होती है जो घर्षण के कारण बन जाती है, नंबर एक तो वो पाउडर से भर जाती है। दूसरा, पाउडर के जो छोटे 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 बारीक कण होते हैं जो बॉल की तरह काम करते हैं, बेरिंग्स की तरह काम करते हैं, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बार एक ऐसा सीन बताया जाता है जिसमें हीरो जो होता है उसके जो साथी होते हैं वो गुंडों को, एक साथ बहुत सारे गुंडों को परेशान करने के लिए उनके पांवों में कांच की गोलियां डाल देते हैं तो गुंडे फिसल फिसल करके गिरते हैं। देखा आपने कई फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में, नई फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरह के। तो बस बिल्कुल हम भी ऐसा ही करते हैं। वो जो स्ट्राइकर होता है, जो गोटियां होते हैं, उनके नीचे हम छोटी 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 पाउडर की गोलियां डाल देते हैं एक तरीके से। वो इतनी बारीक गोलियां होती है कि आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो छोटी 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 बारीक गोलियों पर लुढ़कता हुआ स्ट्राइकर और जो गोटी है वो बहुत तेजी से फिसलते हुए आगे बढ़ता है। तो घर्षण हमने कम कर दिया। ऐसे ही पानी वाली सतह पर जब हमारा पांव पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि पानी वाली सतह पर घर्षण का मान कम होता है, तेल वाली सतह पर घर्षण का मान कम होता है, कीचड़ वाली सतह पर घर्षण का मान कम होता है। तो जहां घर्षण कम हुआ वहां पर आपका वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि घर्षण कम होने का मतलब है जो अवरोधी बल है, जो प्रतिरोधी बल है, वो कम हो गए। और प्रतिरोधी बल कम हो गए तो जो वेग को कम करने वाले कारक थे वो चले गए। वेग को कम करने वाले कारक चले गए, इसका मतलब वेग जितना पहले कम हो रहा था अब उसकी तुलना में जो वेग में कमी आएगी वो कम आएगी और इसीलिए हम फिसल जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो हाँ, दो चीज हमने सीखी। एक तो धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है? वेग लगातार बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? धनात्मक त्वरण का मतलब जो बल लग रहा है पिंड पर, परिणामी बल जो लग रहा है, कुल बल जो लग रहा है, उसकी दिशा वेग की दिशा में है। उसकी दिशा वेग की दिशा में है। और ऋणात्मक त्वरण जब कार्य कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वेग जो है वो घटेगा। और वेग घटेगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो अवरोधी बल है, यानी जिस बल के प्रभाव में पिंड गति कर रहा है, उस बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में। अच्छा, इसका और कोई उदाहरण बता सकता है मुझे कि बल की दिशा में गति करे तो पिंड का वेग बढ़ता है और बल के विपरीत दिशा में गति करे तो पिंड का वेग घटता है? और कोई भी उदाहरण आपको याद आ रहा हो? बाइक चलाने पर ब्रेक लगाने या गाड़ी चलाने पर ब्रेक लगाने। वेरी गुड, बहुत अच्छा इसने बताया अंकित ने कि जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण बल जो होता है ब्रेक का, वो उस गाड़ी के वेग में कमी कर देता है। अब देखो, आपको एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताता हूं जो आप सभी ने देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब हम किसी वस्तु को छत पे से या ऊंचाई पे से नीचे गिराते हैं तो वो जब नीचे जाती है तो उसका वेग बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी उसे नीचे खींच रहा है और वेग की दिशा भी नीचे ही है। यानी वेग की और बल की दिशा दोनों एक ही दिशा में है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। और धनात्मक त्वरण का मतलब वेग बढ़ेगा। ठीक है, धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होगा? वेग बढ़ेगा। अब इसी पिंड को अगर अपन ऊपर की और उछालेंगे तो क्या होगा? उसका वेग धीरे 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 घट जाएगा और घटते घटते ऊंचाई पर एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर जीरो हो जाएगा। यानी उसके बाद में वो उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस नीचे आ जाएगा पिंड। क्यों? क्योंकि उस पिंड की गति कैसी हो रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक
विपरीत दिशा में, यानी वेग की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो जब भी वेग की दिशा के विपरीत दिशा में बल कार्य करे या बल जिस दिशा में कार्य कर रहा है उसके विपरीत दिशा में पिंड गति करता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं? मंदन। तो जहां पर भी मंदन शब्द लिखा हुआ आ गया, अब मान लो किसी ने कह दिया कि किसी पिंड का मंदन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें कहीं माइनस लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? कहीं दिख रहा है माइनस? नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मंदन शब्द है ना वो अपने आप में ही माइनस है। यानी जब भी आप किसी समीकरण में ए यानी त्वरण का मान लिखेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं लिख करके आप क्या लिखेंगे? माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी जिसके आगे मंदन शब्द काम में ले लिया समझ लो माइनस अंडरस्टूड। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक चीज और है कि मान लो किसी पिंड का त्वरण 0 है तो इसका मतलब वो पिंड गति कर रहा होगा या स्थिर होगा? एक समान होगा। स्थिर होगा। वो आधा स्थिर होगा। उत्तर सही है आप बच्चों का आधा उत्तर सही है, आधा गलत है। यदि किसी पिंड का त्वरण 0 है, बिल्कुल पीयूष ने सही आंसर दिया है अभी कि यदि किसी पिंड का त्वरण 0 है तो इसका मतलब वो पिंड स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है, लेकिन वो जिस भी स्थिति में होगा उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। एक मतलब समान क्या या है? नियत। अगर बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और अगर वो गतिशील है तो एक समान वेग से बिना दिशा में परिवर्तन किए नियत वेग से एक समान वेग से गतिशील रहेगा। यानी एक समान वेग से गतिशील पिंड का त्वरण 0 होता है। तो एक बात हमको इससे जरूर पता चले कि 0 त्वरण का मतलब स्थिरता नहीं होती है। 0 त्वरण का मतलब अचर वेग से स्थिरता होती है। अचर वेग से स्थिरता मतलब गतिशील है तो उसी वेग से गतिशील रहे, और स्थिर है तो उसी वेग से स्थिर है तो स्थिर रहे, वेग होगा ही नहीं फिर उस स्थिति में। तो ये हमने कुछ विशेष चीजें देखी है। अब देखो बच्चों, कुछ हम ग्राफ देखेंगे, उन ग्राफ से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। तो ये ग्राफ मैं आपको क्लास में भी बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लास्ट तक काम आएंगे। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ x और y के बीच में है, ठीक है। अगर आपको किसी ने कहा कि इस ग्राफ का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस ग्राफ का ढाल निकालिए, या ढाल किस राशि को व्यक्त करता है? इस ग्राफ का ढाल, अंग्रेजी में हम कहेंगे स्लोप, हिंदी में ढाल को प्रवणता भी कहते हैं। कोई कहे कि इस ग्राफ का ढाल, झुकाव, प्रवणता या स्लोप, चारों एक ही बात है, किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? ठीक है, तो ये कैसे हम पता लगाएं कि किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? आपको क्या करना है कि जो y अक्ष पर राशि लिखी हुई है उसका परिवर्तन लेना है। y अक्ष की राशि का परिवर्तन ले रहा है, और मैं व्हाइट बोर्ड काम में ले लेता हूं इसको हटा करके। तो अभी दिखाई दे रहा है बच्चों? एक बच्चे ने लिखा था विष्णु नायक ने, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये Yes, एक sir, ग्राफ yes, sir. है, यस ये सर। ग्राफ Yes, है, sir. इसमें Yes, sir. एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। आपको किसी ने पूछ लिया कि इस ग्राफ का ढाल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ग्राफ का ढाल, प्रवणता, स्लोप, झुकाव, चारों में से कोई भी नाम दे दिया, किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? कैसे पता लगाएंगे हम? तो जो y अक्ष पर राशि लिखी हुई है उसका परिवर्तन लो, बटा जो x अक्ष पर राशि लिखी हुई है उसका परिवर्तन ले। इन दोनों का अनुपात जो भी आएगा उसी भौतिक राशि को व्यक्त करेगा। अब देखो अपन एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने x अक्ष पर लिख दिया t और y अक्ष पर लिख दिया मैंने वेग v, ठीक है। तो मुझे किसी ने पूछ लिया भाई वेग v और t, समय t, ग्राफ का जो ढाल है वो किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो हम कैसे निकालेंगे? y अक्ष पर जो राशि लिखी हुई है उसका अंतर डेल v, x अक्ष पर जो लिखी हुई है डेल t। तो डेल v अपॉन डेल t क्या होता है? अंकित ने बिल्कुल सही कहा, त्वरण को व्यक्त कर। ये प्रश्न आता है बेटा, बहुत बार आता है ये प्रश्न कि वेग, समय, ग्राफ का ढाल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। अब आपके साथ में कभी कभी क्या होता है, ऐसी दिक्कत आ जाती है कि ग्राफ बना हुआ ही नहीं आता,
सिर्फ लिखा हुआ आता है कि ग्राफ इसके बीच में है, तब कैसे पहचाने? तो मान लो लिखा हुआ आ गया, मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। वेग समय ग्राफ का ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाता है? किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो जो पहले लिखा होता है हमेशा याद रखना, वो y अक्ष का मान होता है। यानी वेग तो हो गया y अक्ष, और जो बाद में लिखा हुआ है वो हमेशा x अक्ष का मान होगा, यानी समय हो गया x अक्ष। तो हमें ऊपर तो क्या लेना है? y अक्ष में परिवर्तन, नीचे क्या लेना है? समय में परिवर्तन। LV बटा क्या ये त्वरण हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये पता लगा सकते हैं। अब मान लो इसकी जगह लिखा होता वेग की जगह स्थिति समय ग्राफ, ठीक है। स्थिति को हम x से व्यक्त करते हैं नॉर्मली, x से या r से, डेल x बटा डेल t, क्या आ गया हमारे पास में? वेग v। तो स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है वो किस भौतिक राशि को दर्शाएगा? वेग को दर्शाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमने सीख ली कि भाई जो वेग है उसका ढाल जो ग्राफ है उसका ढाल पूछे तो कैसे निकालना है। अब कभी कभी क्या होता है, इसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाता है। अलग क्वेश्चन कैसे आ जाता है? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है t, ठीक है, और ये लिखा हुआ है वेग v। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये एक ग्राफ है, आपको पूछ लिया इस ग्राफ का क्षेत्रफल। क्या पूछा आपको? इस ग्राफ का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो जो y अक्ष पर लिखी हुई राशि है उसको तो एज इट इज लिख दो, और जो x अक्ष पर लिखी हुई राशि है उसका अंतर ले लीजिए, यानी डेल टी। तो वेग इंटू डेल टी, v इंटू डेल टी, क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा ये? तो देखते हैं, वेग का सूत्र लिख देते हैं मन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल इनटू डेल टी की जगह डेल टी है, डेल टी से डेल टी कट गया, क्या आ गया? विस्थापन आ गया हमारे पास में। समझ में आया बच्चों? फिर से समझ लेते हैं एक बार कि अगर आपको किसी ग्राफ का क्षेत्रफल पूछे तो जो y अक्ष पर लिखी हुई राशि है उसको एज इट इज लिख दो, और जो x अक्ष पर लिखी हुई राशि है उसका अंतराल ले लो, डेल टी, ठीक है। अब अगर अपने को इसका मान निकालना है किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है, तो वेग का मान रख देते हैं। वेग बराबर होता है डेल एक्स बाई डेल टी, और इंटू ये हो गया डेल टी, तो डेल टी से डेल टी कट गया, क्या आ गया अपने पास में? डेल एक्स। यानी हम क्या कहेंगे कि ये विस्थापन को व्यक्त करता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपसे किसी ने कह दिया कि भाई ये वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, ये वेग समय ग्राफ का ढाल नहीं, ये वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल नहीं, आपको तो त्वरण समय ग्राफ का ढाल निकालना है, ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या कहेंगे भाई, त्वरण को तो एज इट इज लिख दो, और समय के लिए हो गया डेल टी, ठीक है, ए डेल टी। अब मुझे बताओ कि ए यानी त्वरण का सूत्र क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी, और डेल टी की जगह डेल टी है तो ये डेल टी से डेल टी कट गया, क्या आ गया आपके पास में? वेग नहीं आया, वेग में परिवर्तन आया है, वेग नहीं आया, वेग में परिवर्तन, यानी त्वरण समय ग्राफ का ढाल वेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आप सॉरी ढाल नहीं, क्षेत्रफल। ढाल निकालना हो तो क्या करना है आपको? y अक्ष में x अक्ष का भाग देना है, और अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो y अक्ष को x अक्ष से गुणा कर देना है। क्लियर है बच्चों? आयतन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आयतन निकाल कर सकते सर। आयतन निकालना आयतन नहीं, बेटा ग्राफ जो होता है ना, अगर वो द्विमीय ग्राफ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो द्विमीय ग्राफ का आयतन नहीं निकलता कभी भी। द्विमीय ग्राफ का कभी भी आयतन नहीं निकलता है। आयतन केवल त्रिविमीय ग्राफ का निकाला जा सकता है। आयतन किसी भी विशिष्ट राशि को इंगित नहीं करता है। द्विमीय ग्राफ का कभी भी आयतन नहीं निकाला जाता है। आयतन उस वस्तु का निकाला जाएगा, उस ग्राफ का निकाला जाएगा, उस आकृति का निकाला जाएगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में फैला हो। अब अगर अपन द्विमीय ग्राफ की बात करें तो द्विमीय ग्राफ में जैसे दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो ही दिशाओं में फैला हुआ है। तो आयतन के लिए आपको तीनों अक्षों में, जैसे वृत्त आपने देखा हो, वृत्त
और एक गोला दिखाओ, गोला यानी बॉल, तो हम वृत्त का कभी भी आयतन नहीं निकालते। हम वृत्त का कभी भी आयतन नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वृत्त लंबाई और चौड़ाई में या लंबाई और ऊंचाई में या चौड़ाई और ऊंचाई में तो फैला हुआ है। मतलब लेफ्ट साइड में और ऊपर नीचे तो फैला हुआ, लेफ्ट और राइट में और ऊपर नीचे तो फैला हुआ है, लेकिन आगे पीछे नहीं फैला हुआ है। अगर हम बॉल के बीचों बीच खड़े हों तो बॉल के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी। अब जैसे अपन कमरे की बात करें तो कमरे के बीचों बीच अगर हम खड़े हों तो कमरा हमारे राइट में भी फैला हुआ है, लेफ्ट में भी फैला हुआ है, ऊपर की ओर भी फैला हुआ है, नीचे की ओर भी फैला हुआ है, सामने की ओर भी फैला हुआ है, पीछे की ओर भी फैला हुआ है हमारे मुंह के हिसाब से। लेकिन अगर हम दीवार की बात करें तो केवल एक दीवार की, तो अगर आप उस दीवार के बीचों बीच खड़े होते तो दीवार आपके लेफ्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे तो होती, लेकिन आगे पीछे नहीं होती। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब भी कोई चीज की हम बात कर रहे हैं वो तीनों दिशाओं में फैली हो तो ही हम उसका आयतन निकालते हैं। अब एक बार वापस से समझ लो बच्चों, एक हैंड राइज किया है एक बच्चे ने, मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझ लेना। दोनों चीजें, जब आपको स्लोप यानी प्रवणता यानी ढाल यानी झुकाव निकालना हो तो क्या करेंगे, जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे। आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में है। अगर आपको इसका ढाल निकालना है तो वाई अक्ष में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें एक्स अक्ष के परिवर्तन का भाग दे दीजिए। वाई अक्ष में परिवर्तन में एक्स अक्ष के परिवर्तन का भाग दे दीजिए, आपके पास में उसका ढाल का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर वाई अक्ष पर मान लो लिखा हुआ है वेग v, एक्स अक्ष पर t लिखा हुआ है, तो वेग में परिवर्तन ये हो गया आपके पास में डेल v, एक्स अक्ष में परिवर्तन t ये हो गया डेल t। तो dv अपॉन dt या डेल v अपॉन डेल t, डी भी लिख सकते हो डेल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। डेल v अपॉन डेल t ये किसको बताएगा? त्वरण को। जब ढाल निकालना है तो हमने क्या किया, वाई अक्ष में एक्स अक्ष का भाग दे दिया, वाई अक्ष में परिवर्तन में एक्स अक्ष का परिवर्तन का भाग दे दिया। अब आपको क्या कहता है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालो। ढाल निकालने की जगह क्या कहता है, क्षेत्रफल। तो वाई अक्ष को तो एज इट इज लिख दो जो भी है, ठीक है, और जो एक्स अक्ष पर दिया हुआ है उसमें परिवर्तन ले लो, तो टी में परिवर्तन डेल टी हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, v डेल टी। सॉल्व कैसे करेंगे, तो v का मान अपन सब जानते हैं डेल एक्स बाई डेल टी होता है, और डेल टी की जगह डेल टी है, तो डेल टी से डेल टी कट गया, क्या आ गया आपके पास में, ओनली डेल एक्स आ गया, यानी कि ये विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो अगर आपसे पूछते कि वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, तो हम कहते हैं वेग समय ग्राफ का ढाल डेल वी बाई डेल टी बराबर त्वरण। ठीक है, अब देखो फिर से बोल रहा हूं मैं कि वेग समय ग्राफ जब बोला है इसका मतलब वेग वाई अक्ष पर है, जो पहले बोलेंगे वो वाई अक्ष पर होगा, जो बाद में बोलेंगे वो एक्स अक्ष पर। तो वेग समय ग्राफ का ढाल पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण हो जाएगा। और अगर आपसे पूछते इसका क्षेत्रफल निकालो तो हमको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, और गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ रहा है, विस्थापन आ रहा है। तो हम कहेंगे भाई क्षेत्रफल तो विस्थापन को व्यक्त करेगा और जो ढाल है वो त्वरण को व्यक्त करेगा।